गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम लोग आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बायो-सेवर्ट्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी उसका यूज होने वाला है। वो बेसिक लॉ है, अगर उसको नहीं देखा है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उस टेलीग्राम चैनल पर डे नीट और आईआईटी में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन पर डे मैं देता रहता हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं उस पर देता रहता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करते हैं, मैं भी सॉल्व करवाता हूँ, जिसके कारण आप लोगों की प्रिपरेशन धीरे धीरे कंटिन्यूअस चलती रहती है। अब सोचिए, अगर दो क्वेश्चन आप पर डे करते हैं तो महीने भर में 1 मंथ में 60 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, और 1 ईयर में कितने क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग खुद सोच सकते हैं। इसलिए आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए हम लोग आज देखेंगे, हम लोगों का आज टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। एक वृत्ताकार धारावाही चालक है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होती है। लास्ट लेक्चर में था कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होती है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। आज हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए देखेंगे। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बायो-सेवर्ट्स लॉ है क्या, जो कि फर्स्ट लेक्चर था। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका रिवीजन करा देता हूं। तो यहाँ पर बायो-सेवर्ट्स लॉ है क्या कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, उसके डीएल लेंथ के कारण उससे आर डिस्टेंस पर अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल एंड आर के बीच का डिस्टेंस है। एक स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू इतनी होती है। इसको किसने बताया, बायो-सेवर्ट ने बताया। इसी रूल का, इसी नियम का प्रयोग करके हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए निकालेंगे। चलिए हम लोग ले लेते हैं एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ले लीजिए। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जिसकी रेडियस कुछ ना, रेडियस आर है, और इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। और हमने पहले ही लेक्चर में बता दिया है कि जो डीएल है, इस डीएल की जो डायरेक्शन लेते हैं, उसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है। मतलब डीएल हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। अब इसके कारण हमें पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पूरे वायर के कारण हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखो तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, चारों उंगलियां अंदर की तरफ टर्न कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर अगर देखो तो अंदर की तरफ, यहाँ पर देखो तो अंदर की तरफ, यहाँ भी देखो तो अंदर की तरफ, मतलब पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और दूसरा तरीका मैंने बताया है कि अपने चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, जो थंब होगा अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, अंगूठा क्या है, अंदर की तरफ, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किधर होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें कैसे, तो पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लिया, और डीएल की जो डायरेक्शन लेंगे वो करंट की ही डायरेक्शन में लेंगे। ये डीएल हो गया, ये डीएल हो गया, और डीएल और वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना, इस पॉइंट को ज्वाइंट कर दीजिए, यही आर होगा, ये आर होगा, ये वेक्टर आर है। और डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो डीएल और आर के बीच का एंगल ये कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे ही इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डीबी होगी। ऐसे ही हम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी हम एक एलिमेंट कट कर लेते हैं डीएल, इसके कारण भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हो जाएगा आर,
और इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर डीएल एक कट कर लेते हैं, डीएल यहाँ हो गया, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं आर, यहाँ पर भी ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर भी एक डीएल कट कर लीजिए, एक डीएल कट कर लीजिए। इसके कारण भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी dB। तो यहाँ पर इस डीएल के कारण dB, 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 ऐसे डीएल 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 हम कट करें और सबको ऐड कर लें तो पूरे वायर के कारण आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक डीएल के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम इसको पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा यहाँ पॉइंट O पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब एक डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी होती है, इसको हमें बायो-सेवर्ट्स ने बता दिया है और बायो-सेवर्ट का फार्मूला ये है। तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे, बायो-सेवर्ट का डेरिवेशन हम लोग करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल इज डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होता है, डीएल और आर के बीच का, ये डीएल ये और आर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। हर जगह देखो 90 डिग्री, तो हर जगह 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सर्किल है उस सर्किल पर अगर कोई टेंजेंट ड्रा करो और उसको यहाँ सेंटर से ज्वाइंट कर दो तो इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो वही सेम कंडीशन है 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, ये इतना होगा। क्लियर। यहाँ पर अगर आर देखिए तो आर ये जो डिस्टेंस है आर यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, क्योंकि सर्किल है तो रेडियस तो सेम होगी, आर सबका सेम है। सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आई करंट सब में सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, साइन 91 हो जाएगा। सिर्फ वेरिएबल क्या है, डीएल वेरिएबल है बस। मतलब ये हमारा बन जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये इतना हो गया। अब हमें पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो dB को इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। तो dB को जब इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये b आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई करंट वही सिंगल करंट आई है, चेंज नहीं हो रही तो आई वैसे ही रहेगा। आर रेडियस है तो रेडियस कहीं भी चेंज नहीं हो रही तो रेडियस वैसे ही रहेगी। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा वेरिएबल डीएल। तो डीएल 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 पूरे को डीएल 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 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सभी डीएल को अगर ऐड कर डालेंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी, पूरी लेंथ आ जाएगी। और इसे हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितनी हो जाएगी, सर्किल के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। और पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर होता है, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर होता है। और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो डीएल की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर। क्लियर। यहाँ से अगर देखिए तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, ये आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन, इसको आप लोग याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, कॉइल है, तो उसके कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर होता है। क्लियर। म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर होता है। ये चीज आप लर्न कर लीजिए। ओके। अब हम लोग ये इतना समझ गए। डायरेक्शन, डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, तो इसी बात पर ये डिपेंड करता है। यहां से अगर हम लोग देखें तो b की वैल्यू प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर, b इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। मतलब अगर रेडियस इंक्रीज कर रही है, अगर रेडियस इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। रेडियस अगर डिक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। क्लियर। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है।
जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर, ये क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इस सेंटर के आसपास की एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं। क्लियर, यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, चाहे समझिए कि क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यही हमें डेरिवेशन करना है और यहाँ पर ये पूरे वायर के कारण, पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। लेकिन अगर यही वायर को हाफ कर दिए, इसको नोट कर चुके होंगे आप लोग, अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नोट हो गया, 1 2 3, चलिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं। मान लीजिए अगर यही चीज हाफ दे दिया जाए, अगर यही सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है उसको हाफ दे दिया जाए, अभी तक क्या था, पूरा वायर था और अब क्या हो गया, हाफ हो गया। अब अगर ये हाफ हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जब पूरा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था तो इतना था, अगर ये हाफ हो गया तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेम वही चीज dl है, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस dl लेंथ के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हम लोग जानते हैं क्या होगी, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही चीज जो यहां पर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसी में मैं कर देता हूं, सेम वही कंडीशन होगी, देखिए इसी में मैं कर देता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90, इनके बीच का एंगल कितना है, 90, चाहे यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए, आप अगर यहां पर भी dl ले लेंगे, करंट की डायरेक्शन यही होगी, अगर आप यहां पर dl ले लेंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये r हो जाएगा और इनके बीच का भी एंगल क्या होगा, चाहे जहां, क्योंकि सर्किल है तो चाहे जहां होगा तो sin थीटा की वैल्यू 90 ही होगी और sin थीटा की वैल्यू 90 होगी तो I dl sin 90 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही होगा, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हमें पूरे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इनटू r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये इतना हो जाएगा। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू 2 पाई r मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब क्या है, इस पूरे वायर की लेंथ, जब ये पूरा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था, पूरा जब था तो क्या था, 2 पाई r था, तब क्या था, 2 पाई r था, और अब तो आधा लेंथ इसका काट करके निकाल दिया गया है, आधा लेंथ, आधा सर्किल काट करके निकाल दिया गया, तो अब लेंथ क्या हो जाएगी, पहले की लेंथ की हाफ हो जाएगी, मतलब यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, पाई r, मतलब यहां पर बचेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई r स्क्वायर और dl के स्थान में बचेगा पाई इंटू r। अब यहां से एक पाई और एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r और एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 i बाई r, ये आ जाएगा। या इसी चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, b इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू नॉट अपॉन 2 i बाई r, पूरे वायर के कारण, पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण, कितना था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 2 i बाई r, इतना था। लेकिन अब आधा ही बचा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो गई है, अब हाफ बचा हुआ है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो गई, क्लियर। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक केस इसी में और देखते हैं, नोट कीजिए, नोट हो गया, 1 2 3 4 5, ओके। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यहां पर इसको भी रिमूव कर दिया गया, मतलब अब सर्किल का सिर्फ एक क्वार्टर बचा हुआ है, सर्किल का सिर्फ इतना पोर्शन बचा हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और उसके पहले जब हाफ सर्किल था तो कितना था, 180 डिग्री, अब ये 90 डिग्री बचा, पूरा सर्किल था तो 360 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री बचा हुआ है, मतलब एक क्वार्टर बचा हुआ है, तो अब इसके कारण, इतने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हम लोगों को निकालना है।
तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेम यही कंडीशन मैं यहीं पर बता देता हूं। इसके कारण वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितनी होगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl sin 90 डिवाइड बाई r, क्योंकि 90 है एंगल और ये सब कुछ सेम होगा, वही होगा, सब कुछ सेम टू सेम यही होगा। dl के स्थान पर चेंजिंग होगी। अब क्या बचा है, पूरा सर्किल था तो 2 पाई r था, हाफ सर्किल था तो डिवाइड बाई 2 कर दिए। अब तो 1/4 ही बचा हुआ है, एक चौथाई भाग बचा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो एक चौथाई बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 और 2 2 जा 4, मतलब अब हो जाएगा पाई r बाई 2, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हम इसको कर देते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर स्क्वायर इंटू डीएल के स्थान पर पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अगर आप लोग देखिए तो पाई पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, ये बच गया d इक्वल टू 4 टू जा 8 हो जाएगा, और 8 को हम 8 ना लिख करके 1 अपान 4 लिख दे रहे हैं, और म्यू नॉट अपान 2 I बाई आर, ये इतना b इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर। क्लियर, ये इतना आ गया। अब आप लोग देखिए, अगर इस सर्किल का सिर्फ एक चौथाई भाग लिया गया है, एक चौथाई भाग लिया गया है, तो पूरे सर्किल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी एक चौथाई मैग्नेटिक फील्ड हो गई। जब आधा सर्किल लिया गया तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई, एक चौथाई लिया गया तो एक चौथाई हो गई, 1/3 लिया जाएगा तो 1/3 हो जाएगी। इस तरीके से इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग एक जनरल केस लेते हैं, नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। नोट हो गया, 1 2 3, चलिए अब हम लोग जनरल केस लेते हैं। जनरल केस ये लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है वो सिर्फ इतना है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, और यहां सेंटर है, ये सेंटर का रेडियस a है, a ही लिया गया है, नहीं r लिया गया है, तो r ही हम लोग ले लेते हैं, ये r है। इसमें करंट I फ्लो हो रही है, करंट I फ्लो हो रही है, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ये एंगल थीटा है। इसकी लेंथ जो है मान लीजिए कितनी है, इसकी लेंथ को मान लीजिए कि L है, इसकी लेंथ L है। अब इस वायर के कारण, ये थीटा लेंथ का ये जो वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी जनरेट होगी, ये हमें निकालना है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी ये निकालना है। इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, एक स्मॉल एलिमेंट dl ले लीजिए जो कि करंट की डायरेक्शन में है, यहां से इसे मिलाइए, ये क्या होगा, ये r होगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इस dl लेंथ के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस dl लेंथ के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, dl लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी यही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90, क्योंकि 90 डिग्री है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही होगा, सब कुछ यही होगा, sin 90 1 हो जाएगा। यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कम हो जाएगा, आई भी कम हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कम हो जाएगा, क्योंकि आर यहाँ भी हर जगह सेम होगा, और dl बचेगा, इतना बचेगा। इसके आगे रिमूव कर दूं, नोट कर लिए होंगे, ये इतना। अब यहाँ पर dl की वैल्यू हमें रखना है, हमें क्या रखना है, हमें रखना है dl की वैल्यू, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू dl कितना होगा, ये चीज हमें रखना है। यहाँ पर हम लोग एक जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा। एंगल कितना है, थीटा, आर्क कितना है, इस आर्क की लंबाई कितनी है, L, और रेडियस कितनी है, रेडियस है R। तो यहां से अगर L देखो तो ये क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा, रेडियस L कितना आ रहा है, R इंटू थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ L करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, L ही तो आएगा। मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू हो जाएगा L के, और L बराबर क्या है, R थीटा, क्या है, R थीटा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, L बचेगा, L इक्वल टू क्या है, R थीटा, मींस इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं R थीटा, और R से R कैंसिल आउट कर दीजिए, R से R कैंसिल आउट कर दीजिए, तब हमारा ये फार्मूला क्या बन जा रहा है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इंटू थीटा। बस यहाँ पर एक चीज याद रखना है, थीटा इज इन रेडियन,
थीटा को हमेशा रेडियन में ही रखना है। थीटा की वैल्यू डिग्री में आपको नहीं रख देना है। अगर जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को 90 में रख करके पाई बाई 2 रखना है। 180 डिग्री है तो 180 में ना रख करके पाई रखना है। ठीक है, ये इतना। और इसी चीज को फार्मूले को थोड़ा सा शिफ्ट करें हम लोग पूरे सर्कल के कारण, अगर हम कंपेयर करें, उससे कंपेयर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई, मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 वैसे ही है और आई बाई आर और 2 2 जा 4 हो ही जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई, इतने को अलग कर दीजिए। अब ये जो फार्मूला बन गया, ये जनरल फार्मूला बन गया है कि ये म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, ये तो पूरे सर्कल के कारण होता ही है, ये निकालिए। और अगर थीटा एंगल है, अगर ये थीटा एंगल है तो थीटा एंगल होने पर, थीटा एंगल होने पर क्या होगा, थीटा एंगल होने पर ये थीटा अपॉन 2 पाई कर दीजिए। अब यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। थीटा क्या है, एंगल, जो ये पूरा आर्क सेंटर पर सबटेंड कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो जनरल फार्मूला बना है, ये सही है या गलत है, इसको चेक करिए। अगर ये हाफ सर्किल होता, अगर ये हाफ सर्किल होता तो पूरा 180 डिग्री, भाई ये हाफ सर्किल अगर इस तरीके से होता तो यहाँ पर एंगल कितना बनता, 180 डिग्री बनता। और यहाँ पर 180 डिग्री का जब एंगल बनता, कितना एंगल बनता, 180 डिग्री। 180 डिग्री का जब एंगल बनता मतलब पाई का बनता, 180 डिग्री का मतलब क्या है, पाई रेडियन। तो थीटा का स्थान क्या आता, पाई, पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाता तो 1/2 आ जाता, मींस इसका हाफ आ जाता। और आधे सर्कल के कारण उसका हाफ होता भी है, हम जानते भी हैं। करना चाहो तो कर लो, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, ये इतना हो गया, इंटू थीटा के स्थान पर पाई बटे 2 पाई, पाई पाई कैंसिल आउट 1/2, और इसका हाफ ही तो होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। अगर इसका 1/4 होता तो ये कितना होगा, 90, और 90 होता, 90 का मतलब क्या है, पाई/2। अगर पाई/2 होता तो यहाँ पाई/2 होता तो पाई 2 2 जा क्या हो जाता, 4 4 1 चौथाई हो जाता। मीन्स अगर सर्किल 1 चौथाई है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1 चौथाई हो जाएगा, 1 क्वार्टर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर। इसी चीज को हम जनरल तरीके से कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम और आसान करते हैं, जनरल तरीके से बता देते हैं कि इसका डेरिवेशन ये करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हो। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक, मिटा रहा हूं। चलिए हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि अगर पूरा सर्किल है, अगर कंप्लीट सर्किल है, अगर पूरा कंप्लीट सर्किल है तो एंगल कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। और जब 2 पाई रेडियन है तो b की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। ये होगी पूरे सर्किल के कारण, कब, जब 2 पाई रेडियन। और जब एक रेडियन होगा, जब एक रेडियन होगा तब b की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर इंटू 1 अपॉन 2 पाई। भाई 2 पाई है इतना, तो 1 रेडियन होगा तो 1 अपॉन 2 पाई, इतना आ जाएगा। और वही चीज अगर थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन है तो कितना होगा, तब b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर थीटा अपॉन 2 पाई, मतलब थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा फार्मूला। और यही फार्मूला तो है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर थीटा अपॉन 2 पाई। चाहे उस तरीके से आप लोग डेरिवेशन करो, चाहे इस तरीके से समझ लो। क्लियर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको भी। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करते हैं, और बहुत अच्छे पहले हम लोग 2-3 बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद नीट और जे लेवल के भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। नोट कीजिए जल्दी से, आप लोग नोट कर लिए। चलिए मिटा रहा हूं, ओके। अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट O। ये एक इस तरीके से 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, संकेंद्रीय वृत्त है जिसका सेंटर ये O, यहीं पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां पर करंट की डायरेक्शन एक ये है, पहले वाले सर्किल में करंट I1 फ्लो हो रही है, दूसरे वाले सर्किल में करंट I2 फ्लो हो रही है। ओके,
इसका फर्स्ट का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। क्लियर? एक का r1 है और एक का r2 है रेडियस। ओके, अब हमें O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले लूप के कारण, पहले सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें। कहां पर? सेंटर पर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बताया अगर सर्कुलर लूप है, एक कंप्लीट लूप है, तो अपने चारों उंगलियों को टर्न कीजिए करंट की डायरेक्शन में, तो थंब अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहां पर अगर हम इस डायरेक्शन में कर्ल करें, इस डायरेक्शन में कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ। इस डायरेक्शन में कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है, इसको मान लो सेकंड है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, दूसरे के कारण, इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी अंदर की तरफ। तो पहले के कारण मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? बी नेट हो जाएगी B1 प्लस B2। ये हो जाएगा B1 प्लस B2। ओके, B1 प्लस B2 हो जाएगा। अगर यही चीज, यहां पर ध्यान समझना है, अगर यही चीज I2 की करंट की डायरेक्शन ये होती, अगर ये होती, इस डायरेक्शन में होती, एंटी क्लॉकवाइज होती, तो क्या होता? हम चारों उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ टर्न करते, और जब इधर की तरफ टर्न करते तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती, और जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, एक सर्किल के कारण, एक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दूसरे के कारण एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, तो हम क्या करते? मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते तो क्या करते? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो माइनस कर दिया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो हम ऐड कर लेंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस किसमें से किसको करेंगे? जो बड़ा होगा बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। क्लियर? यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम दोनों को क्या कर ले रहे हैं? ऐड कर ले रहे हैं। अब B की वैल्यू, B1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 2, पूरे कंप्लीट सर्किल के कारण, अभी हम लोगों ने देखा है, पूरे कंप्लीट सर्किल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R, ये होता है। यही फार्मूला लगा लिए। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस छोटे वाले सर्किल के कारण? म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाई R1 प्लस दूसरे वाले के कारण म्यू नॉट बाई 2 I2 बाई R2। क्लियर? अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती तो यहां पर चिन्ह माइनस आ जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाई R1 प्लस I2 बाई R2, ये हमारा आ जाएगा B नेट। और B नेट और किस डायरेक्शन में? इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर? तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, मिटा दूं? 1 2 3। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं, बोर्ड लेवल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आते रहते हैं। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक ये सर्किल है, इस तरीके से ले लीजिए। इस तरीके से, यहां इसका सेंटर है O। इस तरीके से हमारा करंट कैरिंग लूप है, जिसमें ये करंट I यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यहां पर इस डायरेक्शन में, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। इसके कारण पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड D एट पॉइंट O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल सकती है? ये वाला भी कुछ रेडियस होगा, इस वाले रेडियस को मान लीजिए कि ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, और यहां से हम लोग देख रहे हैं कि R1 स्मॉलर है और R2 लार्जर है। ओके, अब करंट फ्लो करिए, वो करंट तो फ्लो हो ही रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड हमें कितने एलिमेंट के कारण निकालना होगा? तो हमें
करंट इसके कारण नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये भी एक एलिमेंट है, नंबर 3 ये एक एलिमेंट है और नंबर 4 ये एलिमेंट है। 4 एलिमेंट के कारण निकालना है, तो हमें सबसे पहले 1 के कारण निकालते हैं। हम B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अगर हम लोग चाहें तो एक साथ ही निकाल सकते हैं, चलिए हम लोग एक साथ निकाल लें। पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चलिए हम ऐसे ही निकालते हैं। छोड़ो, B1 निकालिए, B1 यहाँ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, एक क्या बना रहा है। अगर आप लोग एक्चुअली ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि ये आधा सर्किल है और हाफ सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। हम लोगों को जनरल फार्मूला क्या होता है, μ0/2 I/a θ/2 पाई, यही तो होता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला यही होता है। तो यहां पर हाफ सर्किल बन रहा है, मींस यहां पर एंगल बनेगा पाई। एंगल क्या बनेगा, पाई, मतलब 180 डिग्री पाई। तो ये हो जाएगा μ0/2 I/a, थीटा के स्थान पर आ जाएगा पाई/2 पाई। पाई और पाई कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा B1 = μ0/2 I/a और क्या है 1/2, ये आ जाएगा B1 की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने बताया है कि चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए, करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए, अंगूठा अपने आप थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद हम लोग B3 निकालते हैं, ये भी सर्कुलर है इसलिए हम लोग सबसे पहले B3 निकाल लेते हैं। B3 सर्कुलर है और अगर देखिए ये हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल है तो फार्मूला यही होगा। अच्छा, ए की वैल्यू भी रख दीजिए इसमें, ए की वैल्यू कितनी है R, ए की वैल्यू कितनी है R2, तो ए की वैल्यू है R2, ए की वैल्यू है R2। ओके, अब यहां पर B3 भी निकालेंगे तो इसमें R1 है और हाफ सर्किल बन रहा है, तो सेम वही कंडीशन होगी। क्या हो जाएगा, μ0/2 I/R1 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वही पाई/2 पाई, पाई और पाई कैंसिल कर दीजिए, तो ये B3 = आ जाएगा μ0/2 I/R1 इंटू 1/2, ये आ जाएगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, मैंने बताया है कि चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, B2 और B4 इन दोनों की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि मैंने अभी लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां जाकर के देखिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और उसी के एक्सिस में एक पॉइंट P था, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0 था। क्यों, क्योंकि ये P पॉइंट इसी करंट की एक्सिस में है। तो यहां भी देखिए ये O पॉइंट इसी करंट के इसी वायर के एक्सिस में है, इसका भी देखिए ये भी इसी एक्सिस में है, तो ये = 0 बिकॉज point O is in the axis of wire, वायर के एक्सिस में, इसलिए 0 होगा। अब यहां पर देखना है तो सिर्फ 4 एलिमेंट थे, चारों के कारण 2 के कारण 0, 2 के कारण वैल्यू आ गई है। अब दोनों की डायरेक्शन देख लो, एक के कारण डायरेक्शन अंदर की तरफ है, एक के कारण डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो B नेट कितना होगा, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। करेक्ट किया, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। और जब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है तो हम मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस किस में से किसको करेंगे, जो बड़ा होगा बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। अब इसमें देखिए ये बड़ा है या ये बड़ा है, सब कुछ सेम है, सिर्फ R1 R2 में अंतर है। अब R1 अगर छोटा है, R1 देखिए छोटा है, R1 छोटा है इसका मतलब ये B बड़ा होगा, R2 बड़ा है इसका मतलब ये B1 छोटा होगा। तो R1 ये बड़ा है, मतलब हमारा B नेट हो जाएगा B3 माइनस B1, B3 माइनस B1। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बड़ा ये है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, इनवर्ड डायरेक्शन में कम है, मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, तो अब B3 और B1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो B नेट अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना इसको लिखेंगे माइनस इसको लिखेंगे, इतना माइनस इतना,
तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 और 1/2 म्यू नॉट अपान 4 इसमें भी 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 आई दोनों में वही है। तो बचा क्या, वहां पर बचा है 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ जाएगा हमारा v नेट। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, मिटा दें 1 2 3, चलिए मिटा दें। हम इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसी डायग्राम को हम चेंज करेंगे, इसी में कुछ जुगाड़ लगाएंगे। आप लोग दूसरा बना लीजिएगा, उसी में चेंज ना करिएगा मेरी तरह, क्योंकि आप लोगों के पास ये उपाय नहीं है कि इस तरीके से आप लोग रिमूव कर सके मेरी तरह। चलिए, अब मैंने क्या किया है, सिर्फ जो ऊपर सर्किल था उस सर्किल को हटा करके हमने इस तरीके से नीचे सर्किल बनाया। ये हमें अभी भी पॉइंट ओ पर ही मैग्नेटिक फील्ड यही है, फाइंड बी एट पॉइंट ओ, बस सिर्फ करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अगर यहां से देखो तो करंट की डायरेक्शन ये, यहां पर करंट की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2। क्लियर? अब बताइए भाई इसको कैसे होगा। सेम इसी तरीके से करना है, B1 और B2 को देखना है। इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, या चलिए फर्स्ट इसको कर दीजिए, ये सेकंड कर दीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई इसमें, ये थर्ड है, ये फोर्थ एलिमेंट है। तो सबसे पहले देखिए, तो ये B1 और B3 दोनों के कारण क्या होगा, जीरो होगा। B1 और B3 के कारण जीरो होगा। लास्ट केस में देखियो, क्यों, क्योंकि पॉइंट O इज इन द एक्सिस ऑफ द वायर, तो ये दोनों जीरो होगा। अब बचा B2 और B3। B2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपान 2 आई बाई आर, आर के स्थान पर R1 इंटू, ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल ये बनाएगा, हाफ सर्किल है तो हाफ सर्किल है, तो ये पाई थीटा अपान 2 पाई होगा, तो पाई अपान 2 पाई, ये इतना पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। मतलब B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई बाई R1, और ये आ जाएगा 1/2। क्लियर? डायरेक्शन देखिए, अपने उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, आउटवर्ड, ये हो जाएगा आउटवर्ड। यहां पर ये है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए जल्दी से, B4 बताइए कितना आएगा, B4 हो जाएगा सेम यही फार्मूला, म्यू नॉट अपान 2 आई बाई R1 के स्थान पर हो जाएगा R2 इनटू, ये भी हाफ सर्किल है तो इसके पाई अपान 2 पाई, ये कैंसिल आउट। B4 की वैल्यू आई म्यू नॉट अपान 2 आई बाई R2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। डायरेक्शन देखिए, मैंने बताया चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए, करंट इधर जा रही है मतलब इधर की तरफ, ऐसे ही हम कर्ल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अब अगर देखिए दोनों के कारण B2 और B4 दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, तो B नेट निकालेंगे तो हम सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे। B नेट इक्वल टू B2 प्लस B3, B2 प्लस B4, दोनों को ऐड कर लीजिए, बस हो गया। B नेट इक्वल टू B1, इसको ऐड करिए, क्या क्या कॉमन है हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना करेंगे, म्यू नॉट अपान 4 इसमें भी, म्यू नॉट अपान 4 इसमें भी, तो म्यू नॉट अपान 4 और आई दोनों में है, कॉमन हो गया। यहाँ पर बचा 1 अपान R1, यहाँ पर बचा 1 अपान R2, और रिजल्टेंट डायरेक्शन भाई दोनों आउटवर्ड थी, जुड़ेगी तब भी दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, रिजल्टेंट भी आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, चलिए मिटा दूं। आगे ऐसे ही बोर्ड लेवल का ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से एक करंट का एलिमेंट है, सर्कुलर लूप का एलिमेंट है, ये एंगल जो है वो मान लो कि थीटा है, और या थीटा की वैल्यू रख दीजिए, यहां पर थीटा की वैल्यू दे दीजिए 60, मान लीजिए 60 डिग्री। ये वाला जो स्मॉल वाला है ये है A,
और ये वाला है B। इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। करंट कुछ इस तरीके से I करंट इसमें फ्लो हो रही है, यहाँ पर I करंट इसमें भी फ्लो हो रही है, वही I करंट इसमें भी, वही I करंट इसमें भी। इसके कारण पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? यही है क्वेश्चन, पॉइंट B एट पॉइंट O। O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इसको देखते ही आप लोग कर सकते हैं। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज करके हमने 60 डिग्री रख दिया है, आप लोग चाहो तो थीटा भी रख सकते हो। अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो मैं आप लोगों को बता दूं थीटा की वैल्यू 60 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3, पाई बाई 3 का यूज करेंगे। चलिए हम करें। तो यहाँ पर ये देखिए कितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड, ये फोर्थ, 4 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम यही लिख सकते हैं कि B2 और B4 दोनों की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि B2 एंड B3 बोथ ये पॉइंट O इज इन द सेम एक्सिस, इज इन द एक्सिस ऑफ द वायर। वायर के एक्सिस में ही है वो पॉइंट, भाई इसी के एक्सिस में तो है, इसी के एक्सिस में ही तो है, तो इन दोनों की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। बचा 1 और 3, तो हम B1 निकालते हैं। B1 की वैल्यू क्या होगी? B1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2I बाई R। R की वैल्यू है 1 के लिए, R की वैल्यू कितनी है? B, म्यू नॉट इंटू B। उसके बाद में थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा अपॉन 2 पाई होता है, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा की वैल्यू रख दीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो B1 इक्वल टू ये 3 2 जा 6 आ जाएगा, और 6 2 जा 12 I बाई B, ये आ जाएगा। ओके, ये नीट में भी एक बार आ चुका है, और वैसे है बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन ये। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी देख लो, B1 की डायरेक्शन क्या होगा, मैंने बताया है। चारों मूल्यों को करंट की डायरेक्शन में करंट करो, करंट की डायरेक्शन में करंट किए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मींस ये होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब B2 भी देख लीजिए, B3, इसके कारण क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R। R की वैल्यू ये कितनी है? A इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। अब थीटा की वैल्यू वही होगी जो उसके लिए है, पाई बाई 3। पाई और पाई कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये भी आ जाएगा। B2 की वैल्यू आ जाएगी, B3 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 12 I बाई A। अब इसकी भी डायरेक्शन देख लीजिए, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, मींस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें B नेट निकालना है। अब देखिए, एक इनवर्ड डायरेक्शन में, एक आउटवर्ड डायरेक्शन, एक इनवर्ड डायरेक्शन में और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम माइनस करेंगे। किसमें से किसको माइनस करेंगे? जो बड़ा होगा छोटा होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। बड़ा कौन सा है, ये या ये? B देखिए, B की वैल्यू ज्यादा है, जब B की वैल्यू डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, मतलब A छोटा है तो B3 क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब B3 इज ग्रेटर देन B1 बिकॉज A इज लेस देन B, बिकॉज A इज लेस देन B। मतलब हमें जो B नेट निकालेंगे वो क्या होगा? B3 माइनस B1, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? B3 माइनस B1, वही डायरेक्शन आएगी जो B3 की होगी, क्योंकि इधर ज्यादा है। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो B नेट कितना आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन म्यू नॉट अपॉन 12, म्यू नॉट अपॉन 12, I और I दोनों में है, तो म्यू नॉट अपॉन 12 और I दोनों में आ जाएगा। उसके बाद B3 में क्या है? 1 अपॉन A बचा, माइनस B1 में क्या बचा? 1 अपॉन B बचा, ये आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन वही ऊपर ही लिखा हुआ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस बार क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए। नोट हो गया? चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। ओके,
अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है इस तरीके से कि एक सर्किल है, इसमें भी वही है क्वेश्चन, फाइंड, हमारा ये अगला क्वेश्चन होगा फाइंड बी एट पॉइंट ओ। ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और यहां पर एक ये और एक ये इस तरीके से बना हुआ है। आई करंट ये यहां से इंटर कर रही है और आई करंट यहां से एग्जिट कर रही है। पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया था 1994 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड बी एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकलेगा, इसी तरीके से डायग्राम बना हुआ है। आई करंट इंटर कर रही है, आई करंट एग्जिट कर रही है, बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग खुद से बताइए भाई, खुद से बताइए कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, और सॉल्व क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। इसे अब आप लोग देखिए, इस तरीके से करंट आ रही है, इनकमिंग करंट, ये आउटगोइंग करंट है। ये इनकमिंग करंट आई, जब यहां तक इनकमिंग करंट आई है तो अब इसके पास दो रास्ते अवेलेबल हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा। अब आप लोग अगर देखें तो ऊपर भी आधा सर्किल है, नीचे भी आधा सर्किल है, मतलब इधर की लेंथ इक्वल है। और जब लेंथ दोनों की इक्वल है तो इसका मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। और जब रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल है तो करंट भी इक्वल जाएगी और I/2 करंट डिवाइड हो जाएगी। ऊपर भी सेम करंट, नीचे भी सेम करंट। ऊपर भी हाफ सर्किल बन रहा है, नीचे भी हाफ सर्किल बन रहा है। तो नीचे वाले हाफ सर्किल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, नीचे वाले हाफ सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में कर्ल किए, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, चारों उंगलियों को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। मींस और दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की करंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बराबर होगी। अब सिंपल सा है, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ, नीचे वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। इस तरीके से दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल भी हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ऊपर की लेंथ नीचे की लेंथ भी इक्वल है, दोनों की करंट भी सेम है, इसलिए दोनों इक्वल हैं। और जब दोनों इक्वल हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल आउट कर देगा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, B/0। क्लियर। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस बार बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसी से कुछ रिलेटेड। नोट कर लिया आप लोगों ने, रिमूव कर दूं, ओके। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी के सिमिलर है कुछ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ये आप समझिए चाहे थ्योरी है या आप ये समझिए कि एक न्यूमेरिकल्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस तरीके से सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर O है, इसी सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस तरीके से यहां से करंट I इंटर कर रही है, यहां से करंट I एग्जिट कर रही है। ये एंगल थीटा, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R। अब आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बताना है, O पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना है। बताइए कैसे निकलेगी। चलिए हम लोग करते हैं, हम लोग सबसे पहले इधर, अब इस पिछले केस में था तो आधा ऊपर था आधा नीचे था, लेकिन यहां पर तो ये कंफर्म है नहीं, तो ऊपर कितनी लेंथ है नीचे कितनी लेंथ है हमें नहीं मालूम है। ऊपर की लेंथ को हम मान लेते हैं L1 है, और नीचे की लेंथ को हम मान लेते हैं L2 है। यहां से करंट आ रही है I करंट, तो कुछ ना कुछ करंट ऊपर भी जाएगी और कुछ ना कुछ करंट नीचे भी जाएगी। तो मान लीजिए कि यहां पर करंट I1 जा रही है और इसमें करंट I2 जा रही है।
और यहां से I1 आ रही है और यहां से I2 आ रही है, दोनों जुड़ेगी तो I के बराबर हो जाएगा और वो इधर से निकल जा रहा है। क्लियर? अब यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? हम लोग इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालते हैं। यहां पर अगर ये थीटा है, पूरा कितना होगा 360 मतलब 2 पाई रेडियन, तो यहां पर कितना होगा, ये होगा 2 पाई माइनस थीटा रेडियन। भाई पूरा 2 पाई होगा, 2 पाई में से थीटा माइनस कर दो, 2 पाई माइनस थीटा रेडियन ऊपर है और ये थीटा रेडियन है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इसमें पहले ये देख लो कितने एलिमेंट हैं। ये पहले एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट। 4 एलिमेंट के कारण होगी, 4 एलिमेंट के कारण होगी और B1 और B3 ये दोनों तो जीरो होंगे बिकॉज पॉइंट O इज इन द एक्सिस ऑफ वायर। पॉइंट O इज इन द एक्सिस ऑफ वायर। वायर की एक्सिस में है इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? ये तो कंफर्म है। और जब ये कंफर्म है तो अब इसके कारण सेकंड के कारण निकालिए B2। B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं कि स्मॉल एलिमेंट सर्कुलर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई I, लेकिन इसमें करंट कितनी है I1 बाई R की वैल्यू वही है I1 बाई R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। यहां पर थीटा है अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाई R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई ये होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट की डायरेक्शन में चारों उंगलियों को कर्ल कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, चारों उंगलियां करंट की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए तो थंब बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब B4 भी निकालिए तो B4 कितना आएगा, B4 का फार्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस थीटा की वैल्यू अगर देखो तो ये कितना है 2 पाई माइनस थीटा रेडियन, तो यहां आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, यही आएगा 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। और ये इसके कारण डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में है। और जब ये इनवर्ड नहीं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा इनवर्ड। ओके, अब ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। और जब रिजल्टेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, तो दोनों के कारण हम बी नेट निकालते हैं। बी नेट कैसे निकलेगा, B2 माइनस B3। एक के कारण जब यहां पर लेंथ ज्यादा है, जब लेंथ ज्यादा है, मैंने बताया जब लेंथ ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण ज्यादा होगी, मतलब ये वाला ज्यादा होगा। क्यों ये वाला ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ ज्यादा है इसकी। ये वाला कम होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ कम है। तो ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो। तो हम करेंगे B4 माइनस B2, तो B नेट निकालते टाइम हम B4 माइनस B2 करेंगे, B4 में से B2 निकाल देंगे और करंट की टोटल इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। B4 माइनस B2 करने के लिए अगर देखो तो काफी चीजें कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें I2 करंट है, सॉरी ये करंट I2 है, इसमें ये चेंज कर दीजिए I2 करंट। क्लियर? तो हम यहाँ पर कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अगर ज्यादा है, ये अगर ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कोई वो नहीं B4 में से B2 माइनस कर रहे हैं या B2 में से B4 माइनस कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों में से किसी ना किसी एक को माइनस कर देंगे। तो B4 में से B2 को अगर माइनस कर रहे हैं तो देखिए कॉमन क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट
अपान 4 पाई दोनों में है, और 1 अपान आर भी दोनों में है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आर भी दोनों में है। बचा क्या? ऊपर बचा है I1 थीटा माइनस, सॉरी I1 थीटा नहीं, बिफोर वाला I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा माइनस I1 थीटा, ये बचा है। यही हमारा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यही फिर से देख लीजिए, इन दोनों को माइनस करना, चाहे ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो या नीचे वाला में से ऊपर वाला माइनस कर दो, किसी में से भी किसी को भी माइनस कर दो, क्योंकि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा अभी हमें नहीं पता है। तो म्यू नॉट अपान 2 जा 4 पाई, म्यू नॉट अपान 2 जा 4 पाई, ये कॉमन है, आर दोनों में सेम ही है। I1 थीटा बचा, यहाँ I2 2 माइनस थीटा, हम B4 में से कर रहे हैं तो I2 2 पाई माइनस थीटा माइनस I1 थीटा, इतना माइनस कर दिए। क्लियर? अब इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट करो, देखो क्या आता है कि मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे हम लोग। अगर इसको कंसीडर करें कि इस तरीके से करंट आई, एक रेजिस्टेंस ऊपर है, एक रेजिस्टेंस नीचे है, भाई इस तरीके से करंट आई, ऊपर भी करंट गई नीचे भी करंट गई, दोनों जोड़ करके यहाँ चलिए, मतलब दो रेजिस्टेंस है, एक नीचे एक ऊपर, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं। और अगर ध्यान से देखिए इसको समझिए तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। इस तरीके से करंट आई आ रही है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक ऊपर रेजिस्टेंस R1, एक ऊपर रेजिस्टेंस है R1 और एक नीचे रेजिस्टेंस है R2। ऊपर करंट I2 जा रही है, या इसको कर दो R2, इसको कर दो और इसको R1 कर दो, और इसमें करंट I1 जा रही है, सॉरी ऊपर I2 करंट जा रही है तो इसको R2 रेजिस्टेंस कर दो, इसको R1 रेजिस्टेंस कर दो, बस समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और ये दोनों जोड़ करके यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों जोड़ करके चले गए। अब पैरेलल में ये दोनों हैं, पैरेलल का हमें पता है कि दोनों कंडीशन में यहाँ पर V1 यहाँ पर V2, दोनों कंडीशन में V1 और V2 दोनों क्या होते हैं? बराबर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और V इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I V1 की अगर वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा I2 R2 इक्वल टू I1 R1। और हम लोग ये भी जानते हैं कि R इक्वल टू रो L बाई A, दोनों की लेंथ अलग अलग है लेकिन दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं I2 R के स्थान पर रो, R2 की लेंथ कितनी है? R2 की लेंथ है L1 डिवाइडेड बाई A इक्वल टू यहाँ पर L I1 इंटू R1। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की लेंथ है, R1 की, ये नीचे वाला R1 है तो R1 की लेंथ कितनी है? L2। तो यहाँ पर हो जाएगा रो L2 डिवाइडेड बाई A और A कैंसिल कर दीजिए, रो और रो कैंसिल कर दीजिए, I2 L1 इक्वल टू I1 L2, ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद में लेंथ भी हमें कंसीडर करना होगा। लेंथ हम कैसे निकालें? लेंथ अभी हम कैलकुलेट करेंगे। लेंथ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, इसको हम लोग जानते हैं। एंगल नीचे कितना है? थीटा, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क कितना है? L2 डिवाइडेड बाई आर्क L2 डिवाइड बाई रेडियस R, मतलब L2 इक्वल टू R थीटा हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला अगर हम देखें तो एंगल कितना है? 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू ऊपर वाली लेंथ कितनी है? L1 डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से L1 देखिए तो ये हो जाएगा R 2 पाई माइनस थीटा, ये इतना आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या आता है। तो वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे ये, तो ये आ जाएगा I2 इंटू L1, L1 की वैल्यू है R 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू I1 इंटू L2, L2 की वैल्यू क्या है? R थीटा। R और R कैंसिल आउट हो जाएगा, जब R और R कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इक्वल है, किसके इक्वल है? I1 इंटू थीटा के इक्वल है। और जब I1 इंटू थीटा के इक्वल है तो अब इसको यहाँ पर पुट कीजिए। अब देखिए I2 2 पाई माइनस थीटा, I2 2 पाई माइनस थीटा, इतने की वैल्यू, इतने की जो वैल्यू है
वो इतने की वैल्यू किसके इक्वल है, I1 थीटा के इक्वल है। तो I1 थीटा माइनस I1 थीटा, I1 थीटा माइनस I1 थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। और क्यों जीरो हो रही है इसको मैंने आप लोगों को समझा दिया, बता दिया। अगर किसी को नहीं समझ में आया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए आप लोग। फिर हम लोग ये चीज देखते हैं कि अगर कोई चार्ज है तो वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। अगर कोई चार्ज सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितनी होगी, ये हम लोग निकालते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए रिमूव कर दूं, पॉज करके नोट कर लीजिए, 1 2 3 ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए रिवॉल्विंग चार्ज इन ए सर्कुलर पाथ। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by a revolving charge on a circular path। सर्कुलर पाथ पर कोई भी चार्ज है जो रिवॉल्व कर रहा है। अगर सर्कुलर पाथ पर कोई चार्ज इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये चीज हमें निकालना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मींस यहां पर कोई भी चार्ज है Q जो इस तरीके के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। मान लीजिए कोई भी चार्ज है प्लस Q जो कि इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से। इसके कारण यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड O निकालना है, O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये चार्ज सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है मतलब ये करंट फ्लो हो रही है। सर्कुलर पाथ पर चार्ज मोशन करने का मतलब है कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। और करंट फ्लो होने के कारण अगर कोई सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की का फार्मूला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर। ये इतना होता है, बिल्कुल म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर I नहीं गिवन है, R को गिवन है, म्यू नॉट अपॉन 2 कांस्टेंट है। सिर्फ I की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन I है नहीं, यहां पर कह रहा है कि एक चार्ज है जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो I की वैल्यू निकालना पड़ेगा। I इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q अपॉन T होता है। I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, बिल्कुल I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। लेकिन Q तो गिवन है, T नहीं गिवन है, T नहीं गिवन है। तो T क्या है, टाइम पीरियड। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड T है, T को हमें निकालना है। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम T इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब डिस्टेंस एक चक्कर लगाने में कितना दूरी कवर करेगा, कितनी दूरी कवर करेगा, तो उसकी पेरीमीटर के बराबर, परिधि के बराबर 2 पाई r डिवाइडेड बाय v वेलोसिटी, v डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गई 2 पाई r और स्पीड हो गई v। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन T, T के स्थान पर 2 पाई r बटे v, v ऊपर चला जाएगा। तो I इक्वल टू Q इंटू v डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ये वैल्यू यहां पुट कीजिए, देखिए क्या आता है। v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I की वैल्यू पुट करना है 1 अपॉन r और I की वैल्यू है Q v अपॉन 2 पाई r। यहां से देखिए तो v इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 2 जा 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू Q इंटू v डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज या कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी जनरेट होती है। क्लियर? तो आप लोग इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नोट कीजिए। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। लिखा हुआ है ए लॉन्ग वायर, एक लंबा वायर है, ए लॉन्ग वायर इज
फर्स्ट बेंट इनटू द सर्कुलर कॉइल, मींस एक लंबे वायर को एक सर्कुलर लूप के रूप में, सर्कुलर कॉइल के रूप में मोड़ दिया गया। एक लंबे वायर को एक सर्कुलर लूप के में मोड़ दिया गया है, टर्न कर दिया गया है। एंड देन इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉलर रेडियस हैविंग एन टर्न, पहले उस लंबे वायर को एक टर्न वाले कॉइल में मोड़ा गया था, अब उसी को स्मॉलर रेडियस के n टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब पहले एक लंबा वायर था, उस लंबे वायर को इस तरीके से एक टर्न बनाया गया था। अब क्या किया गया, अब इसी वायर को जिसकी लेंथ वही उतनी है और इसे इस तरीके से छोटे कॉइल के रूप में मोड़ दिया गया है। और इसमें कितने टर्न हैं, n टर्न, और इसमें कितने टर्न हैं, एक टर्न है। इसी वायर को n टर्न का मोड़ करके रेडियस क्या कर दी गई, छोटी। भाई n टर्न जब होगा, जैसे एक टर्न है तो बड़ा रेडियस होगा, जब n टर्न होंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ द सेम करंट पासेस इन बोथ द केसेस, दोनों कंडीशन में सेम करंट पास हो रही है, इसमें भी आई करंट और इसमें भी आई करंट पास हो रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर इन द टू केसेस। पहले ये था, तो मान लीजिए कि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जनरेट हो रही थी वो B है, अब n टर्न्स बना दिया गया, तब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है सेंटर पर वो B डैश है। दोनों का हमें रेडियस निकालना, दोनों का हमें रेशियो बताना है कि दोनों का रेशियो क्या आएगा, n या 1/n या n स्क्वायर या 1/n। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी उसका रेशियो आपको बताना है। एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, जल्दी से पॉज कीजिए, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को, आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद ट्राई कीजिएगा। जब इसमें एक टर्न है, जब इसमें एक टर्न है तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जब इसमें एक टर्न है तब कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। B इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2I/r, इसका कुछ ना कुछ तो इसकी रेडियस होगी, मान लीजिए r रेडियस है तो ये r हो गया। और जब इसमें n टर्न है, जब बाद में इसका n टर्न कितने हो गए n, और रेडियस r तो रहेगी नहीं, अब क्या हो जाएगी, रेडियस छोटी हो जाएगी, मतलब मान लीजिए r डैश होगी। जब n टर्न्स हैं तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, b डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I/r डैश इनटू n। अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दे, एक टर्न था तो यही इतना था, दो टर्न होता है 2 से मल्टीप्लाई, तीन टर्न होगा 3 से मल्टीप्लाई, अगर n टर्न है तो मतलब n कॉइल है तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर r डैश हमें निकालना है। r डैश कैसे निकल सकता है, r डैश देखिए पहली कंडीशन में भी दूसरी कंडीशन में दोनों के लिए लेंथ तो दोनों के लिए इक्वल है। पहली कंडीशन में भी लेंथ L थी, बाद में भी लेंथ L है, लेकिन पहली कंडीशन में क्या हुआ है, इस लेंथ को एक सर्किल बना दिया गया है, मतलब ये हो गया है इसका पेरीमीटर लेंथ के बराबर होगा, 2πr के इक्वल होगा। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, रेडियस छोटी हो गई कि n टर्न्स बना दिए गए। अगर एक फेरे का, एक टर्न्स का अगर हम देखें तो कितना होगा 2πr डैश, लेकिन n टर्न्स है तो टोटल लेंथ हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई n। यहाँ से 2π कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ से r डैश बराबर आ जाएगा r/n। क्लियर। तो r डैश की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से b डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I/r डैश, r डैश के स्थान क्या आ जाएगा r/n इंटू n, ये वाला n ऊपर जाएगा, b डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I/r इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब इसी चीज को, इतनी चीज को म्यू नॉट अपॉन 2I/r, म्यू नॉट अपॉन 2I/r को हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। मतलब ये आ गया b डैश बराबर b इंटू n स्क्वायर, मतलब b डैश बाई b इज इक्वल टू कितना आया n स्क्वायर। मीन्स हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल था, इसको आप लोगों ने कर लिया है। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उन 2 क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। नोट कीजिए पहले इसको, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को गिवन हैं,
इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं इसी तरीके का पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं वहां पर देता रहता हूं, उसको भी सॉल्व कीजिए और उसका भी आंसर आप लोग जानिए। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट।